नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस नीतीश कुमार को लाचार दिखाया जा रहा था, उनकी नाराजगी तलवार बन गई है या नीतीश कुमार को दूसरे तरीके से दबोचा जा रहा है। जिस तरह से सीटों के बंटवारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई, ट्विटर से जानकारी दी गई और जदयू के नेता उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे संदेह होता है कि नीतीश कुमार इस वक्त किस स्थिति में हैं, खुद दबाव में हैं या उनकी नाराजगी से बीजेपी दबाव में है। भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जदयू के 4 बार के विधायक गोपाल मंडल नीतीश कुमार के घर के बाहर धरना दे रहे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 12 अक्टूबर को सीटों के बंटवारे के ऐलान हो जाने के बाद 14 अक्टूबर को एनडीए के घटक दल और बीजेपी के नेता दनादन एक साथ ट्वीट करने लग जाते हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में है, कौन कहां से लड़ेगा अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। क्या यह नीतीश कुमार के दबाव में हो रहा है या नीतीश कुमार को दबाव में डाला जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार खुद आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अपना हाल नहीं बता सकते। इसके बाद भी बिहार में मोदी फैक्टर का वर्चस्व नजर नहीं आता, तो क्या अब यह फैक्टर बैकडोर से वर्चस्व पाने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी और जदयू के नेता दावा कर रहे हैं कहीं कोई खटपट नहीं, मीडिया यूं ही कहानी बना रहा है। यही बिहार है और बिहार की राजनीति। बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिजिक्स का चुनाव हो जाता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन बिहार के चुनाव को केमिस्ट्री से नहीं समझ सकते। अंग्रेजी के अल्फाबेट में MN से पहले आता है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में MN के पीछे नजर आता है और आगे होना चाहता है। यही नहीं, M यानी मोदी फैक्टर JUC के पीछे भी नजर आता है। देश भर में मजबूत फैक्टर के रूप में दिखाए जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी बिहार की राजनीति में मजबूर क्यों नजर आते हैं? आज भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। 2014-2019 की मोदी लहर आकर चली गई, लोकसभा के 2 चुनाव हो गए, या विधानसभा का तीसरा चुनाव है जो उनके प्रधानमंत्री रहते होगा। इसके बाद भी मोदी फैक्टर बिहार की राजनीति में चालक की कुर्सी पर बैठा नजर नहीं आता। कभी फ्रंट सीट पर आने की कोशिश करता है, कभी बैक सीट पर रह जाता है। क्या इस चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में चुनाव के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठ पाएगी? शिंदे की तरह चुनाव के बाद नीतीश कुमार बदल दिए जाएंगे? 2014 से केंद्र की राजनीति में एक तरफा वर्चस्व बना लेने के बाद भी बिहार प्रधानमंत्री मोदी के लिए आउट ऑफ सिलेबस के सवाल की तरह नजर आता है। यूपी में सपा और बसपा जैसी दमदार पार्टियों को किनारे कर बीजेपी ने अपना वर्चस्व जमा लिया, लेकिन बिहार में बीजेपी आज तक 4 दलों के आगे पीछे घूमती नजर आ रही है। 12 अक्टूबर की शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों का फैसला हो गया कि 101 पर बीजेपी और 101 पर जदयू चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी 29 पर और हम RLM 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर है इस बैठक में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लगी होगी, क्योंकि चुनावों की यह सर्वोच्च संस्था है। ऐसा तो हो नहीं सकता यहां केवल संख्या पर फैसला हुआ हो और उम्मीदवारों पर नहीं, सीटों पर नहीं। इसके 2 दिन बाद एनडीए के नेता कह रहे हैं कौन कहां से लड़ेगा, अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। और तभी दोपहर में बीजेपी 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर देती है। इसमें तो यही लिखा है, केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों पर मुहर लगाई है। 30 सीटों के नाम क्यों नहीं जारी हुए? उनके नाम जारी होने पर ही पता चलेगा कि बीजेपी ने तय सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए हैं या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। यही नहीं, बीजेपी के दफ्तर में दोपहर के वक्त नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी बीजेपी में भी कम नहीं है, लेकिन आपको यह सब गोदी मीडिया में दिखाई नहीं देगा।
बीजेपी पर आरोप लगता है ईडी, सीबीआई, आईटी के दम पर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दी, लेकिन बिहार में नीतीश की सेहत कमजोर होने के बाद भी बीजेपी जदयू पर हाथ नहीं लगा पा रही और अपना घर भी नहीं संभल रहा। अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता इस दफ्तर में अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिए कि आखिर क्या हो गया कि 14 अक्टूबर को चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को ट्वीट करना पड़ा कि कौन कहां से लड़ेगा, अभी इसका अंतिम फैसला होना बाकी है। क्या नीतीश नाराज हैं? उनकी नाराजगी की खबर ने एनडीए और बीजेपी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं या नीतीश को अब दबोचा जा रहा है? 14 अक्टूबर को सम्राट चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार है। यही बात चिराग भी लिखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कि बातचीत अंतिम दौर में है। अभी तक यह समझा जा रहा था कि चिराग को अधिक सीटें मिली हैं, इसलिए बीजेपी के नेता नाराज हैं, मगर अब नीतीश कुमार की नाराजगी का फैक्टर भी सामने आ रहा है। हम इस वीडियो के लिए लिख ही रहे थे कि कैसे बीजेपी और बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों ने चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई और उससे क्या संकेत जाता है। तभी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी का ट्वीट आता है, कौन कहां से लड़ेगा, अंतिम फैसला नहीं हुआ। मीडिया में केवल महागठबंधन के बिखर जाने की खबरें चलती हैं, लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है, फैसला हो जाने के बाद अंतिम रूप देने की बात क्यों हो रही है, इस पर कोई नहीं कहेगा। नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, इस पर पूरी तरह चुप्पी है। प्रधानमंत्री मोदी से बिहार की राजनीति संभलती नहीं लग रही, मगर ऐसा भी लग रहा है वे किसी और तरीके से कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा को लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे से नाराज हैं। हम अपनी तरफ से इन राजनीतिक चर्चाओं की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है, खबरें छप रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उन्हीं को जोड़कर आपके सामने एक तस्वीर रख रहे हैं कि जहां नीतीश कुमार अभी भी खूंटा गाड़ कर खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी का खूंटा कहां गाड़े, यहां गाड़े या वहां गाड़े। हम इस तस्वीर पर बात करना चाहते हैं। 2014 से 2025 आ गया, तब भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में यह हाल है। जिस समय सम्राट चौधरी और चिराग पासवान का ट्वीट आया, उसी के आसपास जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा का बयान आता है। समाचार एजेंसी एएनआई से कहते हैं, एनडीए के घटक दलों से बात हो रही है, दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से बात हो रही है, सबसे बात कर सब तय हो रहा है। आज शाम तक फाइनल हो जाएगा कौन किस सीट पर लड़ेगा। एक खबर और चली है कि 12 अक्टूबर की इस बैठक के बाद 13 अक्टूबर को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एनडीए के सीटों की घोषणा होती है, नहीं हुई। इंडिया टुडे में खबर छपी है कि जेडीयू बिना आधिकारिक घोषणा के ही टिकट बांटने लगी। इसके अनुसार सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल संजय झा के घर गए, तब भी सहमति नहीं बनी। अन्य जगहों पर यह भी रिपोर्ट हुआ है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, उनकी पार्टी की सीटें चिराग को दी जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ट्रिब्यून में छपा है, जेडीयू के बड़े नेता ने सवाल किया है कि 103 सीटें मिला करती थीं और बीजेपी को 102, फिर दोनों को 101 कैसे मिल गईं। नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि मांझी और कुशवाहा की तरह नीतीश भी खुश नहीं है। अपनी पार्टी के सीट बंटवारे के रणनीतिकारों को उन्होंने फटकार लगाई है। बिहार के चुनाव में एक और एम फैक्टर है, मोदी फैक्टर के अलावा महिला फैक्टर है। महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ रुपए क्यों डालने पड़े? बिहार का यह एम फैक्टर अगर नीतीश और मोदी के साथ है तो चुनाव से पहले 2100 करोड़ रुपए क्यों डालने पड़े? इस एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर को माइक्रो फाइनेंस की जाल ने लपेट लिया है। सूदखोर कंपनियों की जाल में बिहार की महिलाएं फंसी हुई हैं। इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन आचार संहिता के दिन 2100 करोड़ रुपए बांटकर
महिला फैक्टर के नाम से माहौल बनाया जा रहा है, मगर इसकी आड़ में सबसे बड़े एम फैक्टर मोदी फैक्टर को पीछे कर दिया गया है। मोदी फैक्टर की बात होनी चाहिए कि 2014 के बाद से बिहार के इस तीसरे विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। तब जब उन्होंने बिहार में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की, चमचमाती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, बनवाने जा रहे हैं, इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार की राजनीति में सहारे की राजनीति कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी एन फैक्टर यानी नीतीश फैक्टर के पीछे चल रही थी, अब सी फैक्टर यानी चिराग फैक्टर के पीछे नजर आती है। अगर एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर इतना ही बड़ा है तो एन और सी की जरूरत क्यों? लेकिन जैसे ही लगा कि चिराग फैक्टर काबू में आ गया है, जे और यू फैक्टर यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जता दी और इनकी बात हो ही रही थी, तभी एन फैक्टर नीतीश के नाराज होने की खबरें आने लगी। यानी अभी तक एम फैक्टर से एन सी जे यू फैक्टर संभल नहीं रहा, संभल भी जाएगा तो पता चल ही रहा है कि पसीने छूट रहे हैं। सोचिए, जिस एनडीए को कागज पर सबसे मजबूत सामाजिक समीकरण का बताया जा रहा है, वास्तव में है भी, तब भी सीटों के बंटवारे को लेकर यह हाल है। कोई एम यानी मोदी फैक्टर की बेबसी की बात नहीं करता कि चिराग पासवान को अपने पाले में रखने के लिए बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दी और पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ गई। आप किसी मीडिया वाले से पूछेंगे बिहार में कौन जीतेगा, झट से कहेगा बीजेपी जीतेगी। लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े नेता बिहार के पोस्टर में अकेले नजर नहीं आते, कई नेताओं के साथ नजर आते हैं। 2014 में बीजेपी के पोस्टर से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तक को हटा दिया गया, मगर 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार की गैलेक्सी में एक चेहरा नरेंद्र मोदी का भी नजर आता है। नैरेटिव का यह पावर है, मगर रियलिटी कुछ और है। 2014 और 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े पहचान पर कितनी बार जोर दिया, फिर भी पिछड़ों की राजनीति से घिरे बिहार में उनकी पहचान पिछड़े नेता की नहीं बन पाई। आज भी उन्हें नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के भरोसे राजनीति करनी पड़ रही है। जिस चिराग पासवान को पार्टी और घर विहीन कर दिया गया था, उसी चिराग के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और चिराग के चाचा पशुपति पारस 6 में से 4 सांसदों को लेकर एनडीए में चले गए। चिराग के पास तो पार्टी भी नहीं बची। यही नहीं, रामविलास पासवान के बंगले को खाली करवा दिया गया और चिराग पासवान सड़क पर आ गए। लेकिन तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, क्योंकि ईडी सीबीआई का डर इस देश में किसे नहीं। फिर भी इस सवाल पर कभी सोचिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई, जदयू क्यों नहीं टूटी? बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर ना जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर पाए, ना जनता के बीच खुद को सबसे बड़ा पिछड़ा नेता साबित कर पाए। गोदी मीडिया इस पर कभी बात नहीं करेगा। आखिर कुछ तो बताइए कि जिस बिहार में बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं, उस बिहार में एम की जगह एन क्यों आगे रखे जा रहे हैं? 2020 में हालत यह थी कि नीतीश कुमार 115 सीटों पर लड़कर 43 ही जीते। इतनी बेकार स्ट्राइक रेट के बाद उन्हें तो टीम से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी उन्हें हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं कर पाई। 5 साल तक चुपचाप नीतीश के नेतृत्व में काम करती रही, लेकिन अपना नेतृत्व नहीं स्थापित कर पाई। इस हिसाब से देखिए तो यह तर्क एकदम फालतू है कि चिराग पासवान का लोकसभा में स्ट्राइक रेट ज्यादा था तो उन्हें 29 सीटें दी गईं। 2020 के विधानसभा में चिराग पासवान अकेले लड़े 137 सीटों पर, मगर जीते केवल 1 सीट। तो स्ट्राइक रेट का एक सच यह भी है। इस सच को हटाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट का ढोल पीटा जा रहा है कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली और सभी पर उनके उम्मीदवार जीते। जाहिर है, बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में स्ट्राइक रेट के बहाने अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, खासकर अमित शाह और चिराग पासवान को ही सुना रहे थे।
12 अक्टूबर को सीटों के बंटवारे के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि यह होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती थी 206 सीटें। जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। अगर गिरिराज के इस ट्वीट का असर हुआ है तो इसका मतलब है इसमें कुछ योगदान बिहार की राजनीति के पानी का भी है। यहां की पॉलिटिक्स भी डील में बदलती जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से पॉलिटिक्स के रूप में खत्म नहीं हुई। गिरिराज को लगा कि बीजेपी के ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट की याद दिला देते हैं, लेकिन एम फैक्टर यानी मोदी फैक्टर की त्रासदी देखिए। उनके केंद्रीय मंत्री के पास दिखाने के लिए 2010 का रिजल्ट है, तब का जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नहीं थे, ना केंद्र के सरकार में थे, ना बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में। गिरिराज सिंह के ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। वे 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का इतिहास बता रहे हैं। एक ही ट्वीट में चिराग को भी सुना रहे हैं और उसी ट्वीट से नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी आईना दिखा रहे हैं। क्या गिरिराज सिंह ने बगावत कर दी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनका टिकट कट भी जाएगा तब भी ऐसा नहीं करेंगे। इसका कारण है ईडी, सीबीआई, आईटी। इसका डर अगर विपक्ष के नेताओं पर लागू है तो उससे ज्यादा बीजेपी के नेताओं पर भी लागू है। इसलिए गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को सुगबुगाहट के रूप में देखिए, जिसका असर बगावत के जैसा होता नजर आ रहा है। गिरिराज सिंह ने बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी याद दिला दिया 2010 की सफलता। तब चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं थे, फिर भी बीजेपी की स्ट्राइक रेट शानदार थी। इतनी प्रचंड जीत कभी नहीं दोहराई गई, गिरिराज सिंह ने लिखा है। उन्होंने जदयू और बीजेपी का नाम लिया है, चिराग पासवान बाकी दलों का जिक्र तक नहीं किया। बिहार की सियासी भाषा में इसे नस दबाना कहते हैं, भोजपुरी में इसे कोहना जाना कहते हैं, हिंदी में रूठ जाना। कोहनाने वाले की खूबी होती है वह नाराज होकर घर से बाहर नहीं जाता, बल्कि घर में ही रहता है और कुछ कुछ बोलता रहता है जिससे लगे कि नाराजगी है, मगर उसकी बात को समझने के लिए ध्यान देना पड़ता है। गिरिराज सिंह का ट्वीट भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। आप हरि मांझी के ट्वीट को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। खुद को सनातनी, स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता कहने वाले हरि मांझी सांसद भी रहे हैं और विधायक भी। हरि मांझी ने लिखा है कि हम सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, महादलित हैं, पर अवसरवादी और गद्दार कभी नहीं रहे, ना होंगे। ये जिस सीट से लड़ना चाहते थे वो लोक जनशक्ति पार्टी में चली गई और इनकी बहू जिस सीट से लड़ना चाहती थी हम पार्टी में चली गई। हरि मांझी ने लिखा है कि दलित, महादलित की राजनीति करने वाले नेता मंच से बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हमने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, हम ही तुम्हारे मसीहा हैं, लेकिन जैसे ही टिकट बांटने की बारी आती है तो अचानक पैसा, परिवार और पैतृक रिश्ते ही उनका पैमाना बन जाते हैं। फिर वही बेटा टिकट पाता है, वही समधन चुनाव लड़ती है और वही घर परिवार दलित आंदोलन का ठेकेदार बन बैठता है। इसलिए आज भी दलित, महादलित समाज वहीं खड़ा है जहां दशकों पहले था, सत्ता के दरवाजे पर इंतजार करता हुआ। बीजेपी के अपने दलित नेता कह रहे हैं कि दलित समाज तो वहीं खड़ा है, खुद उपेक्षित है और दलित वोट के लिए चिराग को बड़ा किया जा रहा है, जीतन मांझी को सीटें दी जा रही हैं। बीजेपी दलित पिछड़ों को लेकर कंफ्यूज नजर आती है। बीजेपी के दलित नेता अपने वजूद को लेकर कंफ्यूज नजर आते हैं। अजीब बात यह है कि हरि मांझी परिवारवाद के सहारे जीतन राम मांझी पर हमला कर रहे हैं कि वे टिकट लेकर समधन बेटा बहू को विधायक बनाना चाहते हैं और उनकी पार्टी और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के इस गठबंधन पर खामोश रहेंगे भी। इसलिए कहा कि बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से नजर आते हैं जैसे तैयारी करके गए हो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, पर्चा आ गया फिजिक्स का। लेकिन क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए दलित वोट लाएंगे? ला सकते हैं, हमारा इस पर कुछ भी नहीं कहना, लेकिन चिराग स्वतंत्र राजनीति करना चाहते हैं नजर आता है। उनके इस चुनाव में साथ आ जाने से
दलित वोटर तक बीजेपी की पहुंचने की राजनीति का समाधान नहीं हो जाता। चिराग भी बीजेपी के लिए अस्थायी समाधान है, जैसे नीतीश कुमार अस्थायी समाधान है। बस ये अस्थायी समाधान की अवधि बहुत लंबी होती जा रही है। 2014 से 25 आ गया। नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भी इन अस्थायी समाधान के सहारे बिहार में अपनी पार्टी के लिए स्थायी समाधान खोज रहे हैं। बिहार में बीजेपी के पास कोई भी राज्य स्तरीय नेता नहीं है। सम्राट चौधरी इस वक्त उसके सबसे बड़ा चेहरा है, जो कई दलों से होते हुए बीजेपी में आए हैं, और प्रशांत किशोर ने उनकी डिग्री से लेकर उम्र तक पर कई बड़े सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं। खुश उपेंद्र कुशवाहा भी नजर नहीं आते। अगर वे राजद या नीतीश के साथ होते तो कम सीटें मिलने पर स्वाभिमान के नाम पर अलग हो गए होते, लेकिन ईडी सीबीआई का भूत सबको डरा रहा है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा आंतरिक परिस्थितियों को लेकर लंबा ट्वीट करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। सीटों की संख्या अनुकूल नहीं हो पाई, वे अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। अब यहां से बिहार की राजनीति को देखिए। अगर जांच एजेंसियों का डर नहीं होता तो कुशवाहा क्या करते? बीजेपी ने सीटें नहीं दी तो अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगते या गठबंधन छोड़कर निकल जाते। उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करना है या उनके सपनों का बिहार बनाना है, इसलिए चुप हैं। साफ बात है, बीजेपी के पास इस वक्त हजारों करोड़ रुपए का चंदा है, मानव संसाधन है, आरएसएस है, गोदी मीडिया उसके समर्थन में बैटिंग करता ही है। इन सब से लैस होने के बाद भी बीजेपी बिहार में अकेले चुनावी मैदान में नहीं उतर सकती है। बिहार की राजनीति को हमेशा फिजिक्स के सिद्धांत से समझना चाहिए। यहां प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जो सेब के गिरने से नहीं, सीटों के बंटने से सामने आती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।